खेल तब तक ही खेल होता है जब तक बाजी आपके हाथ में हो, लेकिन क्या हो अगर गेम ही आपकी जिंदगी का फैसला करने लगे। एक श्रापित डाइस, मिस्टीरियस रूल्स और ऐसे आर्ट स्टूडेंट्स जो लगातार एक ऐसे भूल भुलैया में फंसते जा रहे हैं जहां हर एक गलत कदम पर किसी न किसी का बर्बाद होना तय है। पहले लगा था कि ये बस एक सेफ वर्चुअल गेम है, लेकिन अब इस खेल की आग असली जिंदगी तक पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ दोस्ती में बढ़ते शक और पुराने राजों के खुलने से सभी के रिश्ते टूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी पजल पीस सामने आई है जो साल 1995 में हुए एक खौफनाक हादसे से जुड़ी हुई है। आखिर 30 साल पुराना वो राज क्या है जिसे कोई हमेशा के लिए दफना देना चाहता है, और इन सब के बीच वो कौन सा हिडन प्लेयर है जो सबकी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। क्या ये स्टूडेंट इस मिस्टीरियस गेम से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे या फिर इसके अंधेरे जाल में हमेशा के लिए खो जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के मूवीज ड्राइव में आज की थाई ड्रामा की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत सैम्यूथ और उसके दोस्त एटम के झगड़े से हुई। बाकी स्टूडेंट इस लड़ाई का वीडियो बना रहे थे, पर अचानक बात इतनी बढ़ जाती है कि सब देखते हैं कि एटम के सर पर चोट लग गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी लोग सैम्यूथ को ही ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इस हादसे के बाद सैम्यूथ को स्कूल से रस्टिकेट यानी कि निकाल दिया जाता है। सैम्यूथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसके पापा मिड टर्म के दौरान ही उसके लिए एक नया स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करे और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करे। इसके बाद अब नए स्कूल में क्लास टीचर सैम्यूथ का इंट्रोडक्शन पूरे क्लास से करवाती है, पर सभी स्टूडेंट्स उसे पहले से ही पहचान लेते हैं क्योंकि उसकी फाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। सभी उसे टॉन्ट मारने लगते हैं कि उस जैसा गुंडा लड़का इस स्कूल में क्यों आया है। खैर टिफिन के टाइम पर भी जब सैम्यूथ कैंटीन जाता है तो सब उसे अजीब तरीके से देखते हैं और बातें सुनाते हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। पुराने स्कूल में भी लोग उसे गलत समझते थे और यहाँ भी वही सब शुरू हो गया था। क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सैम्यूथ और मामे नाम के एक लड़की को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। दरअसल मामे स्कूल की स्टूडेंट प्रेसिडेंट थी, इसी वजह से प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि वो सैम्यूथ के लिए कोई स्टूडेंट क्लब सेलेक्ट करे ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सके। पर मामे थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि स्कूल में सभी सैम्यूथ को लेकर गलत सोच रखते थे और वो चाहती थी कि सैम्यूथ खुद ही क्लब ज्वाइन करने से मना कर दे। वो उसे कहती है हमारा स्कूल टॉप रैंक स्कूल है, अगर तुम अच्छा नहीं कर सके तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सैम्यूथ को एटम की कही बात याद आ जाती है जिसने उसे कहा था कि स्कूल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। सैम्यूथ ने दुखी होकर कहा कि वो किसी भी क्लब में शामिल नहीं होगा और बाकी लोगों की तरह मामी भी उसे एक बुरा इंसान ही समझती है। मामी उसे पूछती है तो क्या लोग तुम्हारे बारे में जो बातें कहते हैं वो सब सच है। सैम्यूथ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे से अजीब सी आवाज आती है। मामी ने बताया कि वो जगह पहले एक जिम हुआ करती थी, पर लगभग 30 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तभी से उस जगह को बस एक स्टोरेज रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तभी उन्हें नीचे एक बैग दिखाई देता है जो एक लड़के कायन का था। दोनों जल्दी से उस स्टोर रूम में जाते हैं। वहाँ डॉन और बेंस नाम के दो बदमाश लड़के कायन को अलमारी में बंद करके उसे परेशान कर रहे थे। मामी जल्दी से कायन को बाहर निकाल कर कहती है कि वो स्कूल में इसकी कंप्लेन करे, वो उसकी हेल्प करेगी। पर डर के मारे कायन कहने लगा नहीं नहीं, उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। तभी बेंस और डॉन की नजर सैम्यूथ पर पड़ी और वो उसे ताना मारने लगे। सैम्यूथ किसी से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी पुरानी गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता, पर वो दोनों लगातार उसे प्रोवोक करते हैं, उसे डरपोक कहते हैं। तब सैम्यूथ बोला हाँ मैं डरपोक हूँ, पर तुम लोगों जितना बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हारे हाथों पर खून के निशान है और कायन के शर्ट पर जूतों के निशान, जो साफ बता रहे हैं कि तुम लोग उसे परेशान कर रहे थे। ये सुनकर बेंस और डॉन गुस्से में उसे मारने लगे। धक्का लगने से पास रखी एक अलमारी से एक डब्बा नीचे गिरता है और उस डब्बे के अंदर एक रहस्यमयी डाइस रखा हुआ था। जैसे ही वो डाइस जमीन पर गिरती है अचानक वहाँ भूकंप जैसा होने लगा और अगले ही पल सभी खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक उनके साथ क्या हुआ। तभी सामने बने एक दरवाजे से मार्क और पाई बाहर आते हैं जो कि एक कपल है। जिस कमरे में वो सब पहुंचे थे उसी कमरे के ही एक अलमारी के अंदर
मार्क और पाई चिपक कर रोमांस कर रहे थे। मार्क बताता है कि अचानक वहाँ भूकंप जैसा होने लगा और जैसे ही वो अलमारी से बाहर निकले वो इस अजीब जगह पर आ पहुँचे। इसका मतलब यहाँ आने से पहले सभी लोग उसी स्टोर रूम में मौजूद थे। तभी अचानक एक माइक से आवाज आती है, तुम सभी प्लेयर्स का द डेथ गेम में स्वागत है, यहाँ तुम्हारी हर विश पूरी की जाएगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा गेम है। तभी उन्होंने नोटिस किया कि किसी के भी फोन में नेटवर्क काम नहीं कर रहा। सभी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर अजीब बात थी कि वो जिस भी गेट से बाहर जाने की कोशिश करते वापस घूम फिर कर उसी जगह पहुँच जाते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी सैम्यूथ कहता है, अनाउंसमेंट में कहा गया था कि यहाँ 8 प्लेयर्स हैं, लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ 7 लोग हैं। इसका मतलब यहाँ कोई और भी मौजूद है। तभी उन्हें एक कमरे में एयोम नाम की लड़की बेहोश मिलती है। उसे वहाँ कोई भी नहीं पहचानता था, हालांकि वो भी उसी स्कूल की ही स्टूडेंट थी। होश में आने के बाद एयोम भी डर जाती है क्योंकि उसे भी याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँची। तभी माइक पर फिर से आवाज आती है, सभी प्लेयर्स गेम के लिए तैयार हो जाए और अपने लिए एक एक कमरा चुन ले। कोई भी ये गेम खेलना नहीं चाहता था, पर सैम्यूथ को समझ आ गया कि अगर वो गेम नहीं खेलेंगे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए वही सबसे पहले एक कमरे के अंदर चला गया। मार्क भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो उस कमरे में घुस नहीं पाता। इससे सब समझ जाते हैं कि हर प्लेयर को अलग अलग कमरा चुनना होगा और कोई भी दूसरे के कमरे में नहीं जा सकता। इसके बाद सभी अलग अलग कमरों में चले गए। हर कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ था। सभी को उस बॉक्स पर हाथ रखने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो हाथ रखते हैं उन्हें डिटेक्टिव यानी जासूस का रोल दिया जाता है। अब उन्हें साल 1995 में हुई एक फीमेल स्टूडेंट के मर्डर का केस सॉल्व करने का टास्क मिला। उन्हें बताया जाता है कि उस लड़की की डेड बॉडी सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग के किसी कमरे में छिपाई गई है और उन्हें वो डेड बॉडी ढूंढनी होगी। सभी प्लेयर्स को 3 स्पेशल कॉइन्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो क्लूज हासिल कर सकते थे। मतलब वो किसी कमरे में जाकर कॉइन का यूज करके उस मरी हुई लड़की की आत्मा से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन वो सिर्फ यही पूछ सकते थे कि लाश ऊपर वाले या बगल वाले कमरों में है या नहीं। सभी जासूसों को 1 घंटे के अंदर ये टास्क पूरा करना था। जो सही जवाब देगा वो इस गेम से बाहर निकल पाएगा, लेकिन जो गलत जवाब देगा उसे पनिशमेंट के तौर पर हमेशा के लिए इसी गेम में फंसे रहना होगा। ये सुनकर तो सभी डर जाते हैं। अब जैसे ही वो कमरों से बाहर आते हैं उन कमरों के दरवाजे गायब हो गए और अगले ही पल वो सभी अपने स्कूल पर पहुंच गए, लेकिन वहां उनके अलावा कोई और नहीं था। वो स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर बाहर नहीं जा पाते। आसपास की चीजों को देखकर उन्हें समझ आया कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि साल 1995 में पहुंच चुके हैं, उस वक्त जब वो लड़की गायब हुई थी। इसके बाद उन सभी को ये समझ आ गया कि अगर टास्क पूरा नहीं किया तो वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए अब सभी लोग मिलकर केस सॉल्व करने में लग जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पर 4 कमरे। अगर सभी लोग हर कमरे में जाकर कॉइन यूज करते तो उनके कॉइन्स जल्दी खत्म हो जाते और वो टास्क पूरा नहीं कर पाते। तभी काइन, जो कि बहुत स्मार्ट है, एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि 4 लोग पहले फ्लोर के चारों कमरे में जाकर पूछेंगे कि लाश ऊपर के किस कमरे में है, जबकि बाकी 4 लोग दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर के पहले कमरे में जाकर पूछेंगे कि उस फ्लोर के किसी कमरे में लाश है या नहीं। इस तरह वो गलत कमरों को एलिमिनेट करके आसानी से सही कमरे तक पहुंच सकते थे। सभी को उसका ये प्लान पसंद आया। एयोम, मामे, कायन और डॉन पहले फ्लोर के कमरों में जाते हैं, जबकि बेंस, सैम्यूथ, मार्क और पाई ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाते हैं। हर कमरे में एक टेलीफोन रखा हुआ है और वो कॉइन का यूज करके क्लूज मांगने लगते हैं, लेकिन पाई अपना कॉइन वेस्ट कर देती है क्योंकि जैसे ही उस फोन से मरी हुई लड़की की चीखने की आवाज आई वो डर के मारे क्लू बिना सुने ही कमरे से बाहर भाग आती है। ये देखकर एयोम पाई पर बहुत गुस्सा हुई और कहती है, तुम एक कॉइन ऐसे कैसे वेस्ट कर सकती हो। तभी सैम्यूथ को एयोम पर शक होने लगा। वो सोचता है कि सभी लोग तो पहली बार ये गेम खेल रहे हैं और सभी डरे हुए हैं, लेकिन एयोम को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो पहले से ही इन सब चीजों की आदी हो और बहुत आसानी से सब हैंडल कर रही हो। इसके बाद कायन और सैम्यूथ बताते हैं कि उनके कमरे में रेड लाइट जली थी, जबकि मामी कहती है कि उसके कमरे में ग्रीन लाइट जली थी। इसका मतलब था कि उसके रूम के ऊपर वाले किसी कमरे में डेड बॉडी छिपी हुई है। तभी बेंस ने भी कहा कि उसके भी कमरे में ग्रीन लाइट जली थी,
जबकि बाकी सभी के कमरों में रेड लाइट ही थी। अब सभी लोग ऊपर और बगल वाले कमरों का हिसाब लगाकर समझ जाते हैं कि लाश किस कमरे में हो सकती है। मामी कहती है कि वो जाकर सही जवाब देगी ताकि सभी लोग गेम से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में जाकर जवाब देती है, अचानक अनाउंसमेंट हुई कि जासूसों का जवाब गलत है। इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर मामी को उसी कमरे में कैद कर दिया जाता है। ये देखकर तो सभी डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कैसे हुई। तभी सैम्यूथ कहता है, जरूर हम लोगों के बीच कोई झूठ बोल रहा है और जानबूझकर गलत सुराग दे रहा है। तभी पता चला कि इस गेम में डिटेक्टिव के बीच एक स्पाई भी मौजूद है और वो था बेंस। बेंस का काम था कि जासूसों को असली लाश तक पहुंचने से रोकना। इसीलिए उसने सबको झूठा क्लू दिया, लेकिन अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं था। इसी वजह से सभी लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। कायन कहता है, मुझे लगता है कि ये किसी स्पाई गेम जैसा है। हमारे बीच कोई एक स्पाई है जो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। तब सैम्यूथ बेन से कहता है, तुम्हारे और मामी की क्लू की वजह से ही हम उस कमरे तक पहुंचे थे। अगर मामी झूठ बोल रही होती तो वो खुद उस कमरे में क्यों जाती? मुझे लगता है झूठ तुम बोल रहे हो। बेंस बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और ये भी तो हो सकता है कि मामी ने जानबूझकर सभी को फंसाने के लिए झूठ कहा हो। तभी एओम ने कहा, ठीक है, तो हमें खुद पता लगाना होगा कि हम में से स्पाई कौन है। हम मामे और बेंस वाले कमरे में जाकर दोबारा कॉइन यूज करके क्लू मांगेंगे, तभी सच पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। ये सुनकर बेंस डर गया और उन्हें अपने कमरे में जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मार्क और कायन जाकर दोनों कमरों को चेक करते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मामे का बताया हुआ क्लू ही गलत था और बेंस का क्लू सही। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी सैम्यूथ कायन को एक तरफ ले जाकर पूछता है, तुमने कहा था कि तुम इस तरह की गेम पहले भी खेल चुके हो, इसमें और क्या रूल्स होते हैं? कायन ने बताया कि स्पाई के पास डिटेक्टिव का ध्यान भटकाने की पावर होती है, लेकिन वो पावर मुफ्त में नहीं मिलती, उसके बदले उसे भी कुछ देना पड़ता है। ये सुनते ही सैम्यूथ सबको कहता है, हम लोग ऐसे ही अपने कॉइन्स वेस्ट नहीं कर सकते। सभी लोग अपने कॉइन्स दिखाओ, देखते हैं किसके पास कितने कॉइन्स बचे हैं। गेम के हिसाब से मार्क और कायन के पास एक एक कॉइन होना चाहिए था और बाकी लोगों के पास 2। लेकिन बेंस अपना कॉइन दिखाना ही नहीं चाहता था। असल में उसके पास एक भी कॉइन नहीं बचा, क्योंकि उसने डिटेक्टिव को कंफ्यूज करने के लिए अपने सारे कॉइन्स यूज कर लिए थे। जब मार्क और कायन मामे और बेंस वाले कमरे को चेक करने गए थे, तभी बेंस ने अपना कॉइन यूज करके क्लू को बदल दिया था। इसीलिए अब उसके पास एक भी कॉइन नहीं बचा। सभी को समझ आ गया कि असली स्पाई यहाँ बेंस ही है। ये जानकर डॉन गुस्से में आकर कहता है, तो तू ही वो स्पाई है, फिर तूने हमसे झूठ क्यों बोला? बेंस जवाब में बोला, मैं तो सिर्फ गेम खेल रहा था। डॉन ने उसे पूछा, लाश किस कमरे में है? लेकिन बेंस ने कहा, वो तो मैं नहीं बता सकता, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, और अगर वो हार गया तो उसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसके बाद सैम्यूथ और कायन दोबारा मामे वाले कमरे में जाकर क्लू चेक करते हैं। चूंकि बेंस के पास कोई कॉइन नहीं बचा, इसीलिए वो क्लू खराब नहीं कर सकता था। वहां जाकर सैम्यूथ देखता है कि मामे वाले कमरे का क्लू सच था। उसने सबको बताया कि कायन के बनाए गए डायग्राम के हिसाब से अब हमें मामे के कमरे के ऊपर वाले बाकी कमरों को भी चेक करना होगा और साथ ही दूसरे फ्लोर को भी देखना होगा, क्योंकि पाई डर के मारे वहाँ का क्लू सुने बिना ही भाग गई थी। इसके अलावा 6th फ्लोर को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अब तक कोई गया ही नहीं। अब सभी लोग 2nd और 6th फ्लोर की जांच करते हैं और क्लू के हिसाब से उन्हें फिर से एक नया सस्पेक्ट कमरा मिल जाता है। अब उन्हें एक और ऐसा कमरा मिल गया है जहाँ लाश छिपी हो सकती थी। कायन वहाँ जाकर जवाब देता है, लेकिन इस बार भी जवाब गलत निकला और पनिशमेंट के तौर पर कायन भी उसी कमरे में लॉक हो जाता है। ये बात सभी को हैरान कर देती है, क्योंकि अब तक मिले सारे क्लूज बिल्कुल परफेक्ट थे और बेंस तो दोबारा स्पाई नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके तो सारे कॉइन्स पहले ही खत्म हो चुके थे। इसका मतलब साफ था कि बेंस के अलावा भी एक और स्पाई मौजूद है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और फिर से सभी एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी मार्क सबको रोकते हुए कहता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए इस बार एओम, मार्क और पाई तीनों अलग अलग कमरों में जाते हैं। इन्हीं 3 कमरों में से कोई ऐसा क्लू हो सकता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन तीनों के ही क्लू मिल जाते हैं, जो कि टेक्निकली नामुमकिन था। इसका मतलब कि उन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब यहाँ सैम्यूथ को अच्छे से याद था कि मामे वाले कमरे में क्लू मिलने पर कैसी आवाज सुनाई दी थी, इसीलिए वो तीनों को एक एक पेपर देकर कहता है कि वो उसमें लिखे कि कमरे में आखिर क्या सुनाई दिया था। मार्क और एओम ने सही जवाब लिखा,
लेकिन पाई का जवाब यहाँ गलत निकलता है। इसी से ही ये साबित हो गया कि दूसरा स्पाई और कोई नहीं बल्कि पाई ही है। असल में पाई पहली बार क्लू देखने के लिए कमरे में गई ही नहीं थी। उसने डरने का नाटक करके बाहर आने का बहाना बनाया था और इस बार भी उसने अपना कॉइन तोड़कर अपने कमरे का असली क्लू छिपा दिया था। इसका मतलब अब सिर्फ 2 कमरे बचे थे जहां लाश हो सकती थी और उनके पास भी सिर्फ 2 कॉइन्स ही बचे हैं। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। सैम्यूथ और डॉन तुरंत दौड़ते हुए उन कमरों में जाते हैं और जल्दी से जवाब देते हैं। इस बार सैम्यूथ का जवाब बिल्कुल सही निकला और इसके साथ ही डिटेक्टिव टीम गेम जीत जाती है। मामे और काइन भी बंद रूम से आज़ाद हो गए। सभी सैम्यूथ को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसी की स्मार्टनेस की वजह से ही सबकी जान आज बच पाई थी। सैम्यूथ ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि पुराने स्कूल के हादसे के बाद सभी लोग उससे नफरत करते थे और पहली बार कोई उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उसे थैंक यू कह रहा है। अब इसके बाद जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकले, जीतने वाली टीम के सभी लोगों की पॉकेट में एक गोल्ड मेडल पाया जाता है। लेकिन यहाँ स्पाई हार चुके थे, इसलिए उन्हें ना कोई मेडल मिला और ना ही कोई पनिशमेंट दी जाती है। बेन सबसे सॉरी कहते हुए बोला, मैंने झूठ इसीलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं जानना था कि हारने पर मेरे साथ क्या होगा। बाकी लोग भी उसकी सिचुएशन समझ जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गेम सच में खत्म हुआ है या नहीं। तभी स्कूल का गार्ड वहाँ आकर उन्हें डांटने लगा, इतनी रात हो गई और तुम लोग अभी तक घर क्यों नहीं गए। उसी वक्त सभी के फोन पर नोटिफिकेशन भी आने लगे, जिसका मतलब साफ था कि वो सभी फिर से अपने प्रेजेंट टाइम यानी कि साल 2025 में वापस आ चुके हैं। सभी लोग खुश हो गए, लेकिन एओम यहाँ थोड़े अजीब तरीके से शॉक दिखाई दे रही थी और जल्दी से वहाँ से घर भी चली गई। बाकी सभी भी अपने अपने घर लौट आए। दूसरी तरफ सैम्यूथ उस डाइस को ध्यान से देख रहा है जो उसे उस मिस्टीरियस गेम के बाद मिला था। उसने द डेथ गेम इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च भी किया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब अगले दिन जब सैम्यूथ स्कूल पहुंचा, तब भी कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मामे और काइन उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब काइन उसे अपना रोबोट प्रोजेक्ट दिखाते हुए बताता है कि अगले महीने वो कोरिया में होने वाले साइंस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। मामे के कहने पर काइन सैम्यूथ को भी साइंस प्रोजेक्ट क्लब में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेंस और डॉन क्लास के कुछ और लड़कों को उस गेम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास करता नहीं दिखा। यहाँ सैम्यूथ काइन से बोला कि गेम खत्म होने के बाद उसे वो डाइस उसी कमरे में मिला था। इतने में बेंस और डॉन उन लड़कों को लेकर वहाँ आ गए और बेंस ने सैम्यूथ के हाथ से डाइस छीन ली क्योंकि वो लोग फिर से वो गेम खेलना चाहते हैं, बाकी लड़कों को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए। अब डॉन ने उस डाइस को जमीन पर फेंका, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। ये देख बाकी लड़के उन्हें झूठा कहकर वहाँ से चले गए। बेंस गुस्से में पूछता है, तुम लोगों ने कुछ किया है क्या? ये डाइस काम क्यों नहीं कर रहा? काइन बोला, शायद गेम शुरू होने के लिए कोई खास सिचुएशन या कंडीशन होनी पड़ती है। तब डॉन ने कहा, तो फिर मैं वही सिचुएशन दोबारा बनाऊंगा। इतना कहकर वो डाइस उठाकर वहाँ से चला गया। स्कूल खत्म होने के बाद मामे एक बार फिर सैम्यूथ को धन्यवाद देती है और सॉरी भी मांगती है कि उसने पहले उसे गलत समझा था। सैम्यूथ हंसते हुए कहता है, मैं अकेला नहीं जीता था, तुम लोगों की मदद से ही हम सब बच पाए। मामे ने आगे कहा, जानते हो मैं पिछले 8 साल से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एएम को यहाँ नहीं देखा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ यहाँ सैम्यूथ ने एएम को देखा जो कि लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। सैम्यूथ उसका पीछा करता है। एएम जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम्यूथ उसके पीछे जाकर उसे पूछता है, क्या तुम इस गेम के बारे में कुछ जानती हो? एएम तुरंत बोली, मुझे कुछ नहीं पता। उसी वक्त काइन के फ़ोन से डॉन सैम्यूथ को कॉल करता है। डॉन फिर से काइन को बुली कर रहा है और सभी को दोबारा गेम खेलने के लिए उसी जगह बुला रहा है। सैम्यूथ और एएम जल्दी से जिम में पहुंचे, जहां बाकी सभी लोग पहले से मौजूद थे। एएम सभी को बार बार मना करती है कि वो लोग दोबारा ये गेम ना खेले, मगर तभी मार्क कहता है, ये तो सिर्फ एक गेम है, इसमें डरने वाली क्या बात है। इस दौरान एओम बार बार बाहर की तरफ देख रही थी, जिसे सैम्यूथ ध्यान से नोटिस कर रहा होता है। फिर एओम ने कहा, ठीक है, डाइस घुमा कर देख लो, अगर कुछ होता है तो। तभी सैम्यूथ ने डाइस उठाकर कहा, तुम जानती हो कि ये गेम कैसे शुरू होता है ना? जगह या कितने प्लेयर्स हैं, इसका असली रीज़न ये नहीं है। असल में ये गेम एक खास समय पर शुरू होता है, सूर्यास्त के समय। ये सुनकर एओम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैम्यूथ ने इस गेम का राज जानने के लिए डाइस को घुमा दिया। दूसरी तरफ काइन सोचता है कि वो हमेशा मानता था कि साइंस हर चीज़ को प्रूव कर सकती है,
लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें साइंस भी नहीं समझा सकती। इसके बाद काइन की कहानी हमें दिखाई जाती है। वो एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था और उसे साइंस से बेहद प्यार था। उसने कई अवार्ड्स भी जीते, लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़के उसे बुली करते और उससे पैसे मांगते थे। तब मामे ने उसकी हेल्प की। वो सिर्फ उसे बचाती ही नहीं बल्कि उसकी तारीफ भी करती थी कि उसी की वजह से स्कूल को कितना नाम और रिस्पेक्ट मिला है। ये सुनकर काइन को बहुत खुशी हुई और मामे उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जिसमें मामे कम वोट्स मिलने की वजह से हारने वाली होती है। उसे रोते देखकर काइन उसे समझाता है, हार मत मानो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और सच में अचानक से मामे को ढेर सारे वोट्स मिलने लगे और वो इलेक्शन जीत जाती है। मामे को खुश देखकर काइन भी बहुत खुश हो गया। अब आज के समय में लौटते हैं, जहाँ वो सभी 8 लोग फिर से उसी गेम के अंदर पहुँच गए हैं। एओम सेम्यूथ पर डाइस घुमाने की वजह से बहुत गुस्सा है। अब गेम में देखा गया कि एक टेबल रखा हुआ है जिस पर 4 मेडल्स रखने की जगह थी। जब सभी अपने मेडल्स वहां रखते हैं तो माइक से आवाज आती है। मेडल्स के कलर्स आपस में मैच नहीं कर रहे क्योंकि सभी के मेडल्स अलग अलग कलर के थे। इसका मतलब है कि जो 4 लोग जीत कर यहाँ अपने मेडल्स रख पाएंगे उसी एक इंसान की विश पूरी की जाएगी। इसके बाद दूसरे गेम की अनाउंसमेंट हुई जिसका नाम था स्काई स्क्रैपिंग स्टोन पिलर्स। सभी को एक एक बॉक्स दिया गया जिसमें उन्हें पीसेस लगाकर कम से कम 3 लाइंस पूरी करनी है। जो प्लेयर सबसे ज्यादा घर भरेगा वही जीत जाएगा। लेकिन उन पीसेस को पाने के लिए सभी को बिडिंग यानी कि बोली लगानी थी। हर प्लेयर को 8 पॉइंट्स दिए गए थे जिनसे वो ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं। ये गेम टोटल 8 राउंड्स में होने वाले थे और हर राउंड में 4 पीसेस दिए जाएंगे। प्लेयर्स बिडिंग जीतने के बाद उन पीसेस को अपनी मर्जी से बॉक्स में लगा सकते थे और जो पीसेस बच जाते उन्हें अगले राउंड के ऑक्शन में डाल दिया जाता। गेम शुरू होने से पहले मामे सबको अपना प्लान बताती है। वो कहती है, अगर हम पहले से डिसाइड कर ले कि किसे कौन सा पीस चाहिए तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे हम सबकी 3-3 लाइंस पूरी हो जाएंगी और गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉन, बेंस और मार्क ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मार्क ने कहा, अनाउंसमेंट में साफ कहा गया है कि जीतने वाले की एक विश पूरी होगी, इसलिए मैं तो हर हाल में जीतना चाहता हूँ। फिर डॉन ने मामे से भी कहा, एक शर्त है, अगर तुम और काइन इस राउंड में बिडिंग नहीं करोगे तो अगले राउंड में हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो पहला राउंड शुरू होता है। बाकी 6 लोग बिडिंग लगाकर अपने अपने जीते हुए पीसेस बॉक्स में लगाने लगे। दिखाया जाता है कि सेम्यूथ और एओम दोनों ने कुछ पीसेस अपने बॉक्स में नहीं लगाए थे, इसीलिए वो पीसेस दूसरे राउंड में चले गए। डॉन और मार्क भी मामी की बात मान लेते हैं। इस बार 6 लोग एक एक पीस चुनते हैं, लेकिन बोली के टाइम बेंस और मार्क चीटिंग करके काइन को उस राउंड से बाहर कर देते हैं। इसका मतलब ये कि काइन अभी तक एक भी पीस नहीं जीत पाया। इसीलिए तीसरे राउंड में मामी उसकी हेल्प करती है, लेकिन डॉन और मार्क लगातार चीटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा भी होने लगा। साफ था कि वो लोग किसी प्लान से नहीं खेलना चाहते बल्कि सिर्फ जीतना चाहते हैं। अब चौथे और 5वें राउंड में सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से बिडिंग करते हैं। छठे राउंड में डॉन और बेंस काइन को एक तरफ ले जाकर उसे धमकाते हैं, अगर तूने हमें पीसेस जीतने में मदद नहीं की तो हम सबको बता देंगे कि तूने क्या किया था। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मामे स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने वाली थी तब काइन ने सिस्टम हैक करके उसे जिताया था और ये सब कुछ डॉन ने देख लिया था। उसने काइन को ब्लैकमेल भी किया था। तब काइन ने उसे विनती करते हुए कहा था कि मामे ने कुछ नहीं किया, सब उसने अकेले किया है, इसीलिए टीचर को कुछ मत बताना। और उसी दिन से ही डॉन और बेंस उसे ब्लैकमेल और बुली करना शुरू करते हैं। और आज प्रेजेंट में भी डॉन फिर से काइन को धमकाते हुए कहता है कि उनके पास आज भी वो वीडियो मौजूद है, तो मजबूरी में काइन को उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद उसने सेम्यूथ से बिडिंग के बारे में बात की और अपनी असलियत भी बताई। छठे राउंड में काइन ने जानबूझकर डॉन को एक बड़ा पीस जिता दिया। अब तक डॉन, मामे, सेम्यूथ और एओम के 3-3 लाइंस पूरी हो चुकी थी। तभी सेम्यूथ एओम से बोली, तुम तो ये गेम काफी अच्छे से खेल रही हो, यहाँ तो कोई भी खतरा नहीं है, फिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? एओम गुस्से में बोली, तुम कुछ नहीं जानते इसीलिए चुप रहो। सेम्यूथ बोला, तो मुझे बताओ। तब एओम जवाब में बोली, इस गेम में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सेम्यूथ ने पूछा, तुम पर भी नहीं? और एओम चुप हो जाती है। अब 7वें राउंड में सेम्यूथ समझ जाता है कि डॉन काइन को ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए इस बार वो खुद वही पीस जीतता है जो डॉन चाहता था। इससे डॉन बेहद गुस्से में आ गया। अब सिर्फ एक आखिरी राउंड बचा है
लेकिन बेंस, मार्क और कायन की अभी तक 3 लाइंस पूरी नहीं हुई है। तब मामी कहती है, हम लोगों की 3 लाइंस पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब हम बिडिंग नहीं करेंगे ताकि बाकी 3 लोग भी गेम पूरा कर सके। लेकिन यहाँ डॉन बहुत सेल्फिश होता है, वो ये बात मानने को तैयार नहीं होता। तब सैम्यूथ ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस वजह से कायन को ब्लैकमेल कर रहे हो ताकि वो तुम्हारी पसंद का पीस तुम्हें दिला सके। मामी भी गुस्सा में बोली, तुम अभी तक उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये गेम खत्म होने दो, मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। ये सुनकर डॉन तुरंत बोला, स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने का नाटक मत करो, अगर कायन तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाती, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। ये सुनकर मामी पूरी हैरान रह गई और बोली, तुम ये सब क्या कह रहे हो, क्या ये सच है? कायन यहाँ चुप है। ये देखकर मामी को बहुत दुख होता है और वो हटकर एक तरफ चली गई। कायन भी उसके पीछे गया। इतना बड़ा सच उससे छिपाने की वजह से मामी बहुत दुखी और गुस्सा हो चुकी थी। इसके बाद अब आखिरी राउंड भी शुरू हो गया। पहला पीस मार्क जीतता है, फिर बेंस और उसके बाद डॉन। आखिरी पीस कायन को लेना था, लेकिन मामी अभी भी उससे गुस्सा थी, इसीलिए उसने खुद कायन को हराकर वो आखिरी पीस जीत लिया और सबसे ज्यादा लाइंस मामी की पूरी हुई, इसीलिए वही इस गेम की विनर बनती है। लेकिन कायन अकेला ऐसा प्लेयर था जिसके 3 लाइंस पूरे नहीं हुए थे और वो हार जाता है। अब हमें मामी की जिंदगी के बारे में बताया गया। मामी को हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद था। जब लोग उस पर भरोसा करते और उसे पसंद करते तो उसे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये प्यार और एप्रिसिएशन उसे कभी अपने पिता से नहीं मिली थी। उसके पिता बहुत बड़े और अमीर पॉलिटिशियन है। उसका एक भाई भी है। उसके पिता हमेशा उसके भाई को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते और उसी पर प्राउड भी करते। उन्होंने कभी मामी की तारीफ नहीं की और मामी को ये बात हमेशा बुरी लगती। इसी वजह से वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनकर अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहती थी ताकि उन्हें भी उस पर गर्व हो। लेकिन वोटिंग वाले दिन जब मामी को लगा कि वो हारने वाली है तो वो बहुत परेशान हो गई। उसके पिता भी उसे बार बार मैसेज करके वोट्स के बारे में पूछ रहे हैं। इससे वो और ज्यादा स्ट्रेस में आकर रोने लगी। उस वक्त कायन उसे सहानुभूति देने आया और तब मामी ने खुद कायन से मदद मांगी थी। इसका मतलब ये कि कायन ने अपनी मर्जी से वोटिंग में गड़बड़ी नहीं की थी, बल्कि मामी के कहने पर उसने ये सब किया था। लेकिन अब मामी ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब यहाँ गेम में एयम मामी से कहती है, तुम्हें कायन का पीस नहीं चुराना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। बाकी लोग पूछने लगे, यहाँ आखिर खतरनाक जैसा क्या है? एयम थोड़ा खुद को संभालते हुए बोली, मुझे बस बुरा लग रहा है कि सबने सिर्फ कायन का इस्तेमाल किया। तो इस गेम में मामी जीत गई थी, इसीलिए उसे 2 मेडल्स मिले हैं और जिन लोगों ने 3-3 लाइंस पूरी की थी उन्हें 1-1 मेडल मिलता है। चूँकि कायन अपनी 3 लाइंस पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए अब उसे पेनल्टी मिलने वाली है। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि आखिर कैसी पेनल्टी। तभी बाहर निकलने का दरवाजा खुल गया और सब वहाँ से बाहर निकल आए। लेकिन सबके मन में यही चिंता थी कि कायन को आखिर क्या पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ डॉन उस डाइस को अपने पास रख लेता है और कहता है कि अगर कोई दोबारा गेम खेलना चाहता है तो मेरे पास आ जाना। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। कायन लगातार अपने पेनल्टी के बारे में सोच रहा होता है। तभी मामी उसके पास आई। कहानी फिर उसी समय में जाती है जब गेम के अंदर कायन और मामी अकेले बात कर रहे थे। मामी को ये नहीं पता था कि डॉन और बेंस वीडियो की वजह से कायन को बुली कर रहे थे, इसीलिए मामी ने प्लान बनाया था कि वो गेम जीतकर विश मांगेगी कि वो वीडियो हमेशा के लिए गायब हो जाए। अब इस वक्त में मामी कायन से सॉरी कहते हुए बोली, मुझे लगा था कि मेरे पास 4 मेडल्स हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह से पेनल्टी मिल जाएगी। अब तुम्हारी पेनल्टी का क्या होगा? कायन बोला, कोई बात नहीं, अगले गेम में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम जीत सको और अपनी विश पूरी कर सको। अगले दिन जब मामी स्कूल आई तो देखती है कि सभी स्टूडेंट्स उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। असल में डॉन ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिससे सबको पता चल गया कि कायन ने वोटिंग में गड़बड़ी की थी और उसी वजह से मामी स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनी थी। ये जानने के बाद जब मामी तुरंत कायन को ढूंढने पहुंची तो देखा कि कायन साइंस लैब के सामने खड़ा है। किसी ने उसके प्रोजेक्ट में आग लगाकर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और उसी प्रोजेक्ट की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और कोरिया जाने का मौका भी। अपने प्रोजेक्ट की ये हालत देखकर कायन बहुत रोने लगा और कहता है कि जरूर ये सब उसी वीडियो की वजह से हुआ है। उसे शक था कि ये काम जरूर माई ने किया है, क्योंकि उसी की वजह से माई स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन हार गया था। यही जानने के लिए मामी माई के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने कायन का प्रोजेक्ट खराब किया है? माई कहता है, मैंने कुछ नहीं किया।
फिर उसने मामी से पूछा, क्या काइन ने खुद तुम्हारी मदद की थी या तुमने उससे ऐसा करने को कहा था? ये सुनकर मामी घबरा गई और जोर जोर से कहने लगी, मैंने काइन को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। तभी माई बोला, ठीक है, अब मैं खुद काइन को देख लूंगा, और गुस्से में उसे पीटने के लिए लेकर जाने ही लगा था कि इतने में वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं। उन्होंने मामे और काइन को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि जिस वक्त काइन के प्रोजेक्ट में आग लगी थी उस समय स्कूल में सिर्फ तुम लोगों का ही ग्रुप मौजूद था। इसका मतलब तुम लोगों में से ही किसी ने ये काम किया है और इसके बाद सभी को ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ने सवाल किया, तुम लोग इतनी रात तक स्कूल में आखिर कर क्या रहे थे? अब उन्होंने वही डाइस दिखाकर कहा कि हम तो सिर्फ एक गेम खेल रहे थे। प्रिंसिपल ने वो डाइस लेकर अपने लॉकर में रख दिया। ऑफिस से बाहर आते ही काइन रोने लगता है। उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। वो डॉन पर बहुत गुस्सा है और बोला, तूने सिर्फ वो वीडियो पोस्ट नहीं की बल्कि मेरा प्रोजेक्ट भी बर्बाद कर दिया। डॉन बोला, मैंने सिर्फ वीडियो पोस्ट की थी, तुम्हारे प्रोजेक्ट खराब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी पीछे से पाई बोली कि प्रिंसिपल ने बताया था कि उस कमरे में कोई गया ही नहीं था और वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये उसी गेम की पेनल्टी है। मार्क यहाँ कहता है, मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई। गेम खत्म होने के बाद जब मैं एओम को शुक्रिया कहने गया क्योंकि उसने मुझे अपना आखिरी पीस दिया था, तब एओम ने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए की क्योंकि अगर तुम हार जाते तो गेम यहीं खत्म नहीं होता। इसीलिए याद रखना, मेरी मदद के बदले तुम्हें भी एक दिन मेरी मदद करनी होगी। मार्क आगे बोला, शायद काइन गेम हार गया था, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर उसका प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अब डॉन ने कहा कि असली गलती तो मामी की है। अगर तुमने काइन का पीस नहीं छीना होता तो वो हारता नहीं और उसका प्रोजेक्ट भी खराब नहीं होता। मार्क और सेम्यूथ कहते हैं कि मामी को थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। डॉन फिर से बोला, तुम लोग उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम लोग उसे जितना अच्छा समझते हो वो उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि मामी ने ही काइन से कहा था कि सारे वोट्स उसके नाम ट्रांसफर कर दे। दरअसल पिछली रात डॉन ने काइन और मामी की वो सारी बातें सुन ली थी। डॉन मामी से बोला, तुम गेम जीतना चाहती थी ताकि उस वीडियो को गायब करने की विश मांग सको और इसीलिए ही मैंने वो वीडियो पोस्ट की। काइन, तू तो सच में बेवकूफ है रे, हर बार उसकी गलती अपने सिर ले लेता है, अब तो सच बोल दे। ये सुनकर काइन दुखी होकर वहाँ से चला गया। मामी उसके पीछे पीछे गई, लेकिन काइन उस पर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी वजह से मैं और दुख नहीं झेल सकता। तुम उन गुंडे लड़कों से भी ज्यादा बुरा मेरे साथ कर रही हो, इसीलिए मुझसे तुम दूर रहो। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मामी को भी बहुत बुरा लगा। अब घर पहुँचने पर मामी के पिता उस वीडियो के बारे में पूछते हैं। मामी ने सब सच बता दिया। मैंने अपने दोस्त से कहा था वोटिंग में गड़बड़ी करके मुझे जिता दे। उसके पिता ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? नहीं, मामी बोली। तभी उसके पिता कहते हैं कि जब कोई सबूत नहीं है तो सारी गलती उस लड़के पर डाल दो जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो। ये सुनकर मामी को और ज्यादा दुख हुआ। अगले दिन भी स्कूल में वो देखती है कि जो लोग पहले उसे पसंद करते थे अब वही उससे नफरत कर रहे हैं। इसीलिए वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट से खुद ही रिजाइन दे देती है। सेम्यूथ ने भी ये सब देखा। जब मामी के पिता को भी इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और बोले, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है। मेरी बदकिस्मती है कि मेरी तुम्हारी जैसी बेटी है। ये सुनकर तो मामी रोने लग गई। तभी सेम्यूथ उसके पास आकर पूछता है, तुमने रिजाइन क्यों दिया? मामी बताने लगी, मैं शुरू में सिर्फ अपने पिता का प्यार पाने के लिए स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी वजह से मेरे सबसे अच्छे दोस्त को इतना दुख मिलेगा। काइन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेम्यूथ बोला, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो मेरा दोस्त है वो अभी भी कोमा में है। इसके बाद दिखाया गया कि उस दिन असल में क्या हुआ था। सेम्यूथ और एटम एक ही डिबेट ग्रुप में थे। क्योंकि सेम्यूथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में बहुत अच्छा था, इसी वजह से एटम को उसे जलन होती थी और हर वक्त उसे हराने की कोशिश करता रहता। सेम्यूथ ने उसे कहा था कि हम दोनों एक ही टीम में हैं, फिर तुम मुझे हराने में क्यों लगा रहता है? जिस पर एटम ने कहा, ग्रुप में कोई भी तुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सेम्यूथ ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। एटम भी गुस्से में चेयर उठाकर उसे मारने जाता है, लेकिन उसका खुद का ही पैर फिसला और एक स्टील की बॉक्स से टकराकर उसके सिर पर गहरी चोट लग गई, जिसके बाद अभी तक सभी उसे ही दोषी मानते हैं। सेम्यूथ आगे कहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह अच्छा इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। कोई भी उस दर्दनाक सच को जानना नहीं चाहता। लेकिन सेम्यूथ ने मामी से कहा,
मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम बहुत ब्रेव हो और सिर्फ सबकी चॉइस बनने के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। ये सुनकर मामी इमोशनल होकर रोने लगी। इसके बाद दोनों कायन की मदद करने के बारे में सोचते हैं। सैम्यूथ ने कहा, अगर कायन का प्रोजेक्ट सच में इसी गेम की वजह से बर्बाद हुआ है तो उन्हें इस गेम के बारे में और जानना होगा। इसीलिए वो उसी पुराने जिम में जाते हैं जहाँ पहली बार डाइस मिला था। उसी बॉक्स में उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पर बोर्ड गेम क्लब लिखा हुआ था। वो डायरी पैन नाम की एक लड़की की थी और उसमें इस मिस्टीरियस गेम के बारे में लिखा हुआ था। सैम्यूथ समझ गया कि ये डाइस उसी बोर्ड गेम क्लब से जुड़ा हुआ है। मामी कहती है कि उसने इस क्लब का नाम पहले कभी नहीं सुना। डायरी देखकर उन्हें मालूम हुआ कि ये क्लब 1995 में यानी करीब 30 साल पहले मौजूद था और पैन भी जरूर इसी क्लब की मेंबर रही होगी। अगर वो पैन के बारे में कुछ जान पाए तो शायद डाइस के इस सीक्रेट को भी समझ सकेंगे। अब वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर पुराने ईयरबुक ढूंढने लगे, लेकिन 1995 का ईयरबुक गायब था। अचानक सैम्यूथ को याद आया कि उसने एम को यहाँ लाइब्रेरी में देखा था और उसी जगह जाकर ढूंढने पर उसे वहाँ 1995 का ईयरबुक मिल जाता है, लेकिन उनमें से एक पेज फटा हुआ था। सैम्यूथ को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इसके पीछे जरूर एम का हाथ है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो फटा हुआ पेज सच में एम के पास ही है जिसमें पैन की इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन एम पैन की इन्फॉर्मेशन लेकर क्या करेगी? आखिर क्या हुआ था 30 साल पहले? अब यहाँ कहानी हमें एक और बार अतीत में ले जाती है जहाँ हम एम और पैन को देखते हैं। पैन वही लड़की जिसकी साल 1995 की पुरानी नोटबुक सामूथ और मामे को मिली थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। इसके बाद बोर्ड गेम क्लब के सभी बच्चे उस खतरनाक गेम में फंस जाते हैं। हाँ, इस गेम को 30 साल पहले भी खेला जा चुका था। अब वो सभी डर कर कह रहे हैं कि क्या ये गेम उन्हें मारने के लिए बनाया गया है। तभी उनके पीछे कोई भूत जैसी डरावनी चीज पड़ गई जो उन पर हमला कर रही है और पैन के पाँव में बुरी तरह चोट लगी हुई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही और आखिर में उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई तो देता है, लेकिन वो डरावनी चीज उसी रास्ते पर घूम रही थी। तभी एम कहती है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उस प्लान में सभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक किसी ने कहा, पैन तो भाग भी नहीं सकती, इसीलिए उसे पीछे ही रहना होगा। यही सब याद करते हुए एम की नींद खुल गई। वो अपने मरे पिता की तस्वीर को देखती है और फिर गुस्से से पैन की तस्वीर देखने लगती है। मगर सवाल ये कि एम 1995 में थी और अब वो प्रेजेंट यानी कि साल 2025 में क्या कर रही है। इधर मामे और सैम्यूथ सभी को पैन की डायरी के बारे में बता रहे हैं। सैम्यूथ बोला, हो ना हो एम इस गेम के बारे में जरूर कुछ जानती है। मामे भी डायरी दिखाकर कहती है, देखो कोई पहले भी उन 4 मेडल्स को पाने की कोशिश कर चुका है। इसका मतलब शायद ये गेम सच में इंसान की इच्छा पूरी कर सकता है। इसीलिए वो फिर से ये गेम खेलना चाहते हैं ताकि जीतकर कायन के प्रोजेक्ट को वापस ठीक करने की विश मांग सके। मगर बाकी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा गेम खेलना नहीं चाहते। सिर्फ सैम्यूथ तैयार था क्योंकि वो खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है। उसे यकीन था कि जब उसका दोस्त एटम होश में आएगा, सच सबके सामने आएगा कि उसने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। सैम्यूथ आज भी हॉस्पिटल में उसे मिलने जाता है, लेकिन एटम की माँ गुस्से में उसे वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो अभी भी सैम्यूथ को ही दोषी मानती है। दूसरी तरफ मार्क घर जाकर देखता है कि उसकी माँ ने फिर से एक और नई जॉब शुरू कर दी है। बाबा के ना होने की वजह से उसकी माँ घर और उसके खर्चे के लिए बहुत मेहनत किया करती। ये देखकर मार्क दुखी हो जाता है और माँ से इतना काम ना करने को कहता है। वही डॉन और बेंस भी बड़ी मुसीबत में थे। डॉन जुए में बहुत सारे पैसे हार गया है और कुछ गुंडों का वो पैसा भी नहीं चुका पा रहा। इसीलिए दोनों को धमकी मिली है कि अगर 3 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो उनके घर आकर दोनों को बुरी तरह मारेंगे। ये सुनकर डॉन और बेंस डरे हुए हैं। अगले दिन सैम्यूथ और मामे प्रिंसिपल के ऑफिस में डाइस को ढूंढने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहाँ डाइस नहीं मिलता। उसी समय प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि वो डाइस तो मार्क नाम का लड़का ले गया है। ये सुनकर सैम्यूथ और मामे हैरान हो गए और तुरंत मार्क के पास जाकर उसे पूछते हैं। मार्क बोला, मुझे एम ने ही वो डाइस लाने को कहा था। असल में पिछली रात एम उसे मिली थी और उसने फिर से गेम खेलने की बात कही थी और मार्क अपने माँ के लिए विश मांगना चाहता था ताकि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए। इसीलिए वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। सैम्यूथ हैरानी से कहता है, मगर एम तो हमेशा इस गेम के खिलाफ रहती थी,
फिर अचानक वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही गेम क्यों खेलना चाहती है? फिर मार्क बोला, हाँ, एओम ने कहा था कि कम प्लेयर्स के बीच जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसने ये भी कहा था कि संडे की शाम को पुराने जिम में मिलना। पाई नहीं चाहती थी कि मार्क दोबारा गेम खेले, इसीलिए वो उसे वहाँ से लेकर चली गई। लेकिन शाम को जब मार्क ने अपनी माँ की हालत देखी तो उसने फिर से इस गेम को खेलने का फैसला किया। आखिरकार संडे की शाम आ गई और एक बार फिर एक एक करके सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। डॉन को गुंडों का पैसा चुकाना था, इसीलिए वो भी आ गया। यहाँ मार्क के पीछे पीछे पाई भी आ गई। कायन भी वहाँ पहुँचता है क्योंकि मामे ने उसे पहले ही मैसेज करके कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। कायन समझ गया कि मामे फिर से गेम में जाने वाली है, इसीलिए वो भी आ गया। एओम सबको वहाँ देखकर बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ मार्क के साथ गेम खेलना चाहती थी, लेकिन अब हर कोई अपनी अपनी विश लेकर वहाँ आ चुका था। ऐसा लग रहा है जैसे गेम खुद उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। एओम ने सबको वार्न किया, ये गेम जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, और ये भी कहती है कि वो ये गेम पहले भी खेल चुकी है, तो बाद में कोई ये ना कहे कि उसने वार्निंग नहीं दी थी। लेकिन वार्निंग के बाद भी कोई पीछे नहीं हटना चाहता। आखिर में एओम डाइस घुमाती है और सभी फिर से उसी मिस्टीरियस गेम की दुनिया में पहुंच गए। डॉन ने पूछा, जो 4 मेडल्स जीतकर ऊपर रख देगा, क्या उसी की विश पूरी होगी? एओम ने हाँ में जवाब दिया। बेंस कहता है, मैं तो 100 मिलियन वॉन पैसे मांगूंगा, जबकि पाई डरते हुए कहती है, विश मांगने से पहले शायद हम मर भी सकते हैं। तभी नए गेम की अनाउंसमेंट हुई। इस बार वो सभी एक होटल जैसी जगह पर पहुंचते हैं। इस गेम का नाम है पिलग्रिमेज, जहां उनके सामने अलग अलग कलर्स के डाइस रखे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो सभी रूम के की कार्ड्स हासिल करते हैं। गेम के जरिए उन्हें एक बड़े गेट तक पहुंचना होगा और जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही विनर बनेगा। सैमित को सबसे पहले नंबर 6 कमरा मिलता है और बाकी लोगों को भी अपना अपना कमरा मिला। कुछ कमरों में 1 प्लेयर तो कहीं 2 प्लेयर साथ में थे और हर कमरे में एक कांच का बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर कलरफुल बॉल्स होते हैं। वहीं एक फ्लोर मैप बना है जहां ये भी दिख रहा था कि किस कमरे में कितने प्लेयर्स प्रेजेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले उन्हें सामने के एक और दरवाजे पर की कार्ड को यूज करना पड़ता, जिससे कि वो एक मिनी गेम एरिया में पहुंच जाते। सैम्यूथ और मामे एक साथ थे। जिन जिन कमरों में 2 लोग थे उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेलना होगा, मतलब इसी तरह के छोटे छोटे गेम्स के जरिए उन्हें आगे बढ़ते रहना था। अब यहाँ सैम्यूथ और मामे को सामने एक तराजू को दोनों तरफ बराबर करने का टास्क मिलता है। सैम्यूथ ने ये टास्क आसानी से पूरा करके ये गेम जीत लिया। रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें कॉइन्स मिलते हैं। जीतने पर 2 कॉइन्स और हारने पर 1 कॉइन मिलेगा। सैम्यूथ समझ गया कि इन्हीं कॉइन्स का इस्तेमाल करके वो कांच के बॉक्स को खोल सकते हैं। जैसे ही उसने एक कॉइन डाला, अंदर से एक बॉल बाहर आती है जिसके अंदर एक और डाइस था। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गए। बाकी लोग भी अपने अपने गेम खेलकर अलग अलग डाइस हासिल कर चुके थे, लेकिन बेंस को सबसे अलग डाइस मिला था। उसके डाइस पर नंबर की जगह सीढ़ी बनी हुई थी। जब बेंस ने उसे रोल किया तो उसे एक लैडर कार्ड मिलता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका यूज कैसे होगा। हर गेम खत्म होने के बाद उन्हें की कार्ड यूज करनी होती थी, जिससे कि उन्हें अगला की कार्ड मिलता। लेकिन बेंस को की कार्ड के साथ एक एक्स्ट्रा लैडर कार्ड भी मिला था। इसका मतलब कि वो बाकी लोगों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है और बाकी सभी भी अपने डाइस फेंक कर नए की कार्ड्स हासिल करते हैं। बेंस को छोड़कर बाकी सबको 2nd फ्लोर की की कार्ड मिल गई और वो ऊपर जाकर अपने अपने कमरों में पहुंचते हैं। इस बार मार्क और एओम एक ही कमरे में पहुंचे, जिसे देखकर पाई को जलन महसूस होने लगी। दूसरी तरफ बेंस भी अपने कमरे में जाता है जहां उसे एक लाल दरवाजा दिखाई दिया। वो वहां अपनी सीढ़ी वाला कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं जिनकी मदद से वो सीधे ऊपर वाले या नीचे वाले कमरे में जा सकता था। बेंस ने ऊपर जाने का ऑप्शन चुना और उसके सामने ऊपर से एक सीढ़ी निकल कर आई, जिसकी मदद से वो भी अब सीधे 2nd फ्लोर पर पहुंच जाता है। उसी कमरे में सैम्यूथ भी मौजूद था और वो वहां बेंस को देखकर समझ गया कि लैडर कार्ड कितना फायदेमंद है। अब सभी लोग अपने अपने मिनी गेम्स खत्म करके जब बाहर आए तो बेंस को वहां देखकर चौंक उठे। तभी उन्होंने देखा कि फ्लोर मैप में पहला फ्लोर रेड कलर का हो चुका है। इसका मतलब था कि पहले फ्लोर पर कुछ भयानक हो चुका है। अब आगे उन्हें एक वेंडिंग मशीन दिखाई देती है जहां वो 2 डाइस के बदले एक लैडर कार्ड या स्नेक कार्ड ले सकते हैं। कियान समझ चुका था कि ये गेम स्नेक्स एंड लैडर्स सांप सीढ़ी की तरह काम कर रहा है। वो बोला,
जैसे लैडर कार्ड किसी को ऊपर पहुंचा सकता है, वैसे ही स्नेक कार्ड किसी को नीचे गिरा भी सकता है। डॉन भी तुरंत समझ गया कि इसका इस्तेमाल दूसरों को पीछा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी के पास भी 2 से ज्यादा डाइस नहीं थे, इसीलिए वो अभी उस मशीन को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद सभी अपने की कार्ड यूज करते हैं। मामे और बेंस को 3rd फ्लोर का रूम कार्ड मिला, जबकि बाकी सब अभी भी 2nd फ्लोर पर ही रहते हैं। इस बार मार्क और डॉन एक ही कमरे में पहुंचे। उनका मिनी गेम था बास्केट में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स डालना। मार्क पहले से ही बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका है, इसीलिए वो आसानी से जीत रहा था, लेकिन डॉन उसे धक्का देकर उसकी बॉल गिरा देता है और चीटिंग करके वो जीत गया। बाहर निकलने के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद सभी अपने की कार्ड का यूज कर 3rd फ्लोर की कार्ड हासिल कर लेते हैं। तभी अचानक पूरे फ्लोर में भूकंप होने लगा। 2nd फ्लोर टूट रहा है। सभी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से 3rd फ्लोर की तरफ भागते हैं। सैम्यूथ मैप देखकर समझ चुका है कि अब 2nd फ्लोर भी लाल हो चुका है। वो बोला, इसका ये मतलब है कि उनके पास ऊपर जाने के सिर्फ 2 मौके हैं, वरना वो लोग भी उसी फ्लोर के साथ खत्म हो जाएंगे। अब जाकर सभी को एहसास होता है कि ये गेम कितना खतरनाक है। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में जाते हैं। इस बार एयोम और सैम्यूथ एक ही कमरे में पहुंचे। कमरे में जाने से पहले पता नहीं क्यों बेंस हंसते हुए उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता है। वो दोनों भी समझ नहीं पाते, और जैसे ही दोनों कमरे में जाकर अपना कार्ड यूज करते हैं, वो अचानक से 3rd फ्लोर से सीधे 2nd फ्लोर पर आ गिरे। दोनों हैरान हैं, मगर अगले ही पल सैम्यूथ समझ जाता है कि शायद पहले इस कमरे में बेंस था और उसने जाते जाते स्नेक कार्ड का यूज कर दिया ताकि दूसरे प्लेयर्स नीचे गिर जाए। दोनों उस टूटते हुए 2nd फ्लोर में फंस चुके हैं और बाहर का नजारा देखकर तो उनके होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां से निकलना इम्पॉसिबल है। ये देखकर एयोम को अपना पुराना डर याद आने लगा और वो पैनिक करने लगती है। सैम्यूथ उसे संभालते हुए बोला, हमें अभी गेम पर फोकस करना होगा। शायद मिनी गेम जीतने पर मिलने वाले रिवॉर्ड से हम यहाँ से निकल सके। इसके बाद दोनों मिनी गेम खेलने जाते हैं, जहाँ उन्हें चेयर्स के ढेर में से धीरे धीरे चेयर्स निकालनी थी। अगर चेयर्स गिरा तो प्लेयर हारा। स्ट्रेस की वजह से एयोम ठीक से खेल नहीं पाती और हार जाती है, जबकि सैम्यूथ जीत गया। इसीलिए एयोम को 1 कॉइन और सैम्यूथ को 2 कॉइन्स मिले। दोनों ने एक एक कर कॉइन डालकर बॉल निकाला। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें लैडर डाइस मिलेगा जिससे कि वो ऊपर जा सके, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये देख एयोम डर के मारे रोने लगी। सैम्यूथ उसे कंसोल करते हुए कहता है, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास एक और कॉइन बचा है। आखिरकार किस्मत से उन्हें लैडर डाइस ही मिलता है, जिसकी मदद से वो दोबारा से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए, जहां बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सैम्यूथ ने गुस्से में बेंस से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बेंस हंसकर कहता है, मैंने तो सिर्फ अपना कार्ड यूज किया था, मैंने किसी को उस कमरे में जाने के लिए फोर्स नहीं किया। और आगे कहता है, अगर वो नीचे गिरे हैं तो अपनी किस्मत को ब्लेम करे। सैम्यूथ सबको वार्न करता है कि ये गेम बहुत खतरनाक है। अगर कोई टूटते हुए फ्लोर में गिर गया तो शायद वो वहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो तुम सब अपने पास एक एक लैडर कार्ड रखो। इसी बीच सैम्यूथ की नजर जाती है कि हर फ्लोर की वेंडिंग मशीन अलग अलग है। बोर्ड के हिसाब से दिख रहा है कि जिन फ्लोर्स की शुरुआत इवन नंबर से होती है वहाँ कार्ड के जरिए मशीन यूज की जा सकती है, और जिन फ्लोर्स की शुरुआत ऑड नंबर से होती है वहाँ 2 डाइस देकर कार्ड लिया जा सकता है। मार्क कहता है, इन सबके तो हर तरफ एक ही नंबर है, तो इसका क्या फायदा होगा? काइन बोला, वो तो रूम में जाने के बाद ही समझ आएगा। वहाँ लैडर और स्नेक कार्ड के अलावा पुल और पुश नाम के 2 और कार्ड्स भी थे। अब बेन ने अपना डाइस घुमाकर 2 डाइस खरीद लिए। एयोम भी मार्क से कहती है, तुम भी ये डाइस खरीद लो, मैं भी एक लैडर कार्ड लेकर ऊपर तुम्हारे रूम में आऊंगी। मैं तुम्हें जीतने में हेल्प करना चाहती हूँ। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगती है। मामे और सैम्यूथ ने भी एक प्लान बनाया कि मिनी गेम्स खेलने के बाद वो लैडर कार्ड लेंगे ताकि आसानी से 7th फ्लोर तक पहुँच सके। खेल शुरू हुआ। इस बार एयोम और मार्क के साथ पाई भी उसी रूम में पहुँचती है। जैसे ही वो रूम में गए, पाई एयोम पर पुश कार्ड यूज कर उसे बगल वाले रूम में धक्का दे देती है, जहाँ सैम्यूथ और मामे थे। फिर वो लोग लैडर कार्ड यूज कर 6th फ्लोर पर पहुँचे और मिनी गेम्स खेलना शुरू किया, जिसमें सैम्यूथ पहले और एयोम दूसरे नंबर पर आए। गेम खत्म होने पर पता चलता है कि सिर्फ 2 लोगों को ही कॉइन्स मिलते हैं, मतलब कि हर मिनी गेम में सिर्फ 2 प्लेयर्स को ही रिवॉर्ड मिलेगा। इधर डॉन सैम्यूथ और मामे का प्लान समझ चुका था कि वो लोग ऊपर कैसे जाना चाहते हैं, इसीलिए डॉन बाकी सबको अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन काइन उनसे अलग हो जाता है और बाकी बच्चे चारों
प्लान बनाते हैं कि पहले इसी फ्लोर पर अलग अलग रूम्स में जाकर मिनी गेम खेलेंगे और बहुत सारे स्नेक कार्ड्स, लैडर कार्ड्स और पुश कार्ड्स खरीदेंगे ताकि सैम्यूथ और मामे को पीछे छोड़कर ऊपर जा सके। और फिर हर रूम में स्नेक कार्ड यूज करके जाल बिछा देते हैं। ये सारे कार्ड्स उन्होंने वेंडिंग मशीन से खरीदे थे। उधर जैसे ही सैम्यूथ और मामे अपने रूम में जाकर कार्ड यूज करते हैं, वो डॉन के प्लान में फंस जाते हैं और सीधे नीचे जा गिरे। और नीचे गिरते ही उन्हें फिर से दूसरे रूम में पुश कर दिया जाता है, जबकि डॉन की टीम लैडर कार्ड यूज करके 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है। सैम्यूथ और मामे अभी भी 6th फ्लोर पर थे। मिनी गेम खत्म करके बाहर आते ही उन्हें कायन मिल गया और कायन ने उन्हें डॉन की पूरी चाल बता दी। इसके बाद वो ऊपर पहुंचे जहां बाकी सभी मौजूद थे। सैम्यूथ उनकी हरकतें देख समझ गया कि वो सभी रूम नंबर 71 में इकट्ठा होकर लैडर कार्ड यूज कर रूम नंबर 90 तक जाना चाहते हैं। सैम्यूथ बोला, ऐसा करने से तुम सब ऊपर नहीं जा पाओगे क्योंकि सिर्फ 2 लोगों को ही रिवॉर्ड मिलेगा और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। उन्हें फिर से खेलना पड़ेगा। लेकिन कोई भी सैम्यूथ की बात पर विश्वास नहीं करता। एओम भी कहती है कि सैम्यूथ सच बोल रहा है। फिर भी वो पांचों रूम नंबर 71 में चले गए। इधर बाकी 3 लोग खड़े सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी कायन बोला, रूम नंबर 70 के ऊपर ही रूम नंबर 71 है। मैं रूम नंबर 70 में जाकर स्नेक कार्ड यूज करूंगा ताकि उन्हें रोका जा सके। तब तक तुम लोग आगे बढ़ना। लेकिन जैसे ही कायन रूम नंबर 70 में स्नेक कार्ड यूज करने गया, उससे पहले ही मार्क वहाँ स्नेक कार्ड यूज कर चुका था ताकि कोई उन्हें नीचे न गिरा सके, जिससे कायन अब खुद ही 6th फ्लोर पर गिर पड़ा, जो पहले ही टूट चुका था। मतलब अब वो वहीं फंसा रहेगा। दूसरी तरफ एओम अपनी जीत की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए पुश कार्ड यूज करके पाई को दूसरे रूम में धक्का दे देती है। आखिरकार उसे पाई से बदला भी लेना था क्योंकि उसने भी एक बार उसे धक्का दिया था। अब उन चारों का मिनी गेम शुरू हुआ। एओम पहले नंबर पर आती है और डॉन दूसरे पर। जब वो लोग गेम खेलकर बाहर निकले तो पाई उस पर बहुत चिल्लाती है और गुस्से में एओम का डाइस लेकर चली जाती है। इसकी वजह से वो तीनों अभी भी 8th फ्लोर पर ही फंसे रहते हैं, जबकि डॉन अकेला 9th फ्लोर पर पहुंच गया। उधर सैम्यूथ और मामे 7th फ्लोर पर थे। जब उन्होंने फ्लोर मैप देखा कि कायन 6th फ्लोर पर गिर गया है तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नीचे जाने के लिए उन्हें कार्ड यूज करना ही पड़ेगा और फिर ऊपर आने के लिए उनके पास कोई कार्ड नहीं बचेगा। तब तक 7th फ्लोर भी टूट जाएगा। मतलब कायन को वही छोड़कर गेम पूरा करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सैम्यूथ सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि बिना कार्ड यूज किए भी स्नेक कार्ड के जरिए नीचे जाया जा सकता है। इसी तरह वो मामे को नीचे भेजता है। कायन उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया। मामे कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर दोनों लैडर कार्ड के जरिए वापस 7th फ्लोर पर आ जाते हैं। उधर सैम्यूथ 7th फ्लोर पर लैडर कार्ड खरीदकर 8th फ्लोर पर उनका वेट कर रहा था। इसके बाद मामे और कायन भी लैडर के जरिए सैम्यूथ के पास पहुँच गए। यहाँ एओम और बाकी लोग पहले ही लैडर कार्ड यूज कर 9th फ्लोर पर पहुँच गए। इस बार का मिनी गेम पूरी तरह किस्मत पर टिका था। जिस प्लेयर पर तीर रुकता वो हार जाता और ऐसे एक एक करके सभी हारते चले गए और आखिर में मामे जीत गई। सैम्यूथ सेकंड होता है। सिर्फ मामे के पास ही 2 डाइस थे। सैम्यूथ उसे कहता है, 100 नंबर रूम में जाने के लिए तुम्हें किसी भी तरह 10 नंबर लाना ही होगा। लेकिन मामे के 2 डाइस की जगह सैम्यूथ सिर्फ एक ही डाइस में 100 नंबर रूम का कार्ड पा लेता है। दूसरी तरफ डॉन को भी 100 नंबर रूम का कार्ड मिल चुका था। तभी एक और अनाउंसमेंट हुई कि जो सबसे पहले 100 नंबर रूम में पहुंचेगा वही जीत जाएगा। दोनों तेजी से रूम की तरफ दौड़े और आखिर में सैम्यूथ जीत गया। सैम्यूथ को एक मेडल मिलता है जबकि डॉन को कुछ भी नहीं। बाकी लोग भी अपने अपने मिनी गेम खत्म कर उस रूम में पहुंचे, लेकिन उन्हें मार्क कहीं दिखाई नहीं देता। मार्क अभी तक नहीं आया था। लास्ट टाइम तो मार्क एओम के साथ ही था। सब लोग मार्क को बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच एओम बाहर निकलने वाले दरवाजे से जादुई डाइस लेकर भाग जाती है ताकि कोई भी मार्क को बचाने वापस गेम में ना जा सके। एओम ने ऐसा क्यों किया ये कोई समझ नहीं पा रहा। अगले दिन सभी प्रिंसिपल के पास जाकर गेम के बारे में सब कुछ बताते हैं और मार्क के गायब होने की बात भी, मगर प्रिंसिपल को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी वक्त मार्क की माँ भी वहाँ आती है। वो डाइस और गेम की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। पाई बोली, एओम नाम की एक लड़की की वजह से ही मार्क वहाँ फंस गया है। ये सुनकर मार्क की माँ हैरान होकर बोली, क्या एओम? अब यहाँ सैम्यूथ एओम से मिलने आया और बोला, तुमने जानबूझकर मार्क को वहाँ छोड़ा है ना? एओम ने साफ मना करते हुए कहा, बेवजह मुझ पर क्यों दोष डाल रहे हो? तभी मार्क की माँ वहाँ आकर कहती है, क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी। असल में मार्क की माँ ही
एओम की वही सबसे अच्छी दोस्त पैन होती है। और दृश्य अब 1995 में बदलता है, जहां बोर्ड गेम क्लब के मेंबर्स स्कूल के एनुअल फेयर की तैयारी कर रहे थे। पैन और एओम सबसे अच्छे दोस्त थे। तभी अलमारी से कुछ निकालते समय उन्हें वो डाइस मिला था। जब उन्होंने उसे जमीन पर फेंका तो वो लोग गेम की दुनिया में पहुंच गए। खेलते खेलते जब वो बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचे, तभी पैन के पैर में चोट लग गई। इसलिए एओम ने प्लान बनाया कि उन सब में से कोई एक वहीं रुककर उस भूत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ताकि बाकी लोग भागकर बाहर निकल सके और बाद में फिर वापस आकर उसे बचा लेंगे। बाकी लोग तो पैन को वही छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसके पैर में चोट थी और वो धीरे चल रही थी। लेकिन एओम ने कहा कि पैन जख्मी है, उसके लिए यहाँ रुकना बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए पैन की जगह एओम खुद वहाँ रुकने का फैसला लेती है। तुम लोग बाहर निकलते ही जल्दी पैन को अस्पताल ले जाना। पैन भी एओम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। एओम बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम वापस आकर मुझे बचा लेना। इतना कहकर एओम उस भूत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। इसी मौके में बाकी सभी बाहर निकल गए। एओम वहाँ गेम के अंदर बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी दिन पर दिन इंतजार करती रही कि पैन जरूर उसे बचाने आएगी। ऐसे ही इंतजार करते करते वो बेहोश हो जाती है और जब होश आया तो वो खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाती है। मतलब वो सीधे साल 1995 से 2025 में आ गई थी और उसकी उम्र भी नहीं बढ़ी थी। इसीलिए जब उसने 2025 सुना तो वो इतनी घबरा गई थी कि जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चली गई। आसपास की दुनिया में इतना बदलाव देखकर वो हैरान रह गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि इतने सालों में उसके बाबा की मौत हो चुकी है और उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, जो आज भी उसके लिए रोती है। जैसे ही एओम अपनी माँ से मिली, उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और दोनों बहुत रोते हैं। एओम देखती है कि पिछले 30 सालों में उसके माँ बाबा ने उसे ढूंढने के लिए कितनी तकलीफें झेली थी। और फिर अगले ही दिन एओम पैन की डिटेल्स लेकर उसके घर जा पहुंची। वहाँ देखती है कि पैन अपने बेटे और परिवार के साथ बहुत खुश है। ये देखकर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। उसने तो पैन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, लेकिन पैन उसे बचाने तक नहीं आई। जहाँ उसकी अपनी माँ ने 30 साल तक दर्द सहा, वहीं पैन खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। इसी वजह से एओम ने बदला लेने के लिए मार्क को गेम में फंसाया। सैम्यूथ भी अब तक समझ चुका था कि एओम वही स्टूडेंट है जो 30 साल पहले गायब हो गई थी। एओम पैन को ताना मारते हुए बोली, जिस दोस्त ने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया, तुम उसे बचाने तक नहीं आई। वहाँ अकेले मेरा समय कैसे बीता तुम्हें पता भी है। मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करती रही और तुमने क्या किया। अब वापस आने के बाद मैं इस दुनिया में खुद को ढाल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम यहाँ कितनी खुश हो। ये सुनकर पैन उसे अपना पैर दिखाते हुए बोली, उस हादसे में मैंने अपना एक पैर खो दिया था। हाँ, तुम्हारी कुर्बानी की वजह से हम सभी बच पाए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। असल में पैन भी अस्पताल से जल्दी निकलकर एओम को बचाने जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे जाने नहीं दिया। इसीलिए उसने बाकी दोस्तों से कहा था कि वो जाकर एओम को बचाए, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो सब जिंदा है। लेकिन किसी ने भी दोबारा उस खतरनाक गेम में जाना नहीं चाहा। तब पैन ने ये भी कहा था कि मुझे डाइस दे दो, मैं खुद एओम को बचाने जाऊंगी। लेकिन एक लड़के ने बताया कि डाइस अपने आप ही गायब हो गई है। पैन इस दर्द में जीती रही। उसने डाइस को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। इतने सालों तक वो एओम की माँ को भी सच्चाई नहीं बता पाई। इसीलिए जितना हो सके उसने उसकी माँ का ख्याल रखा। पैन आगे कहती है, 10 साल गुजर जाने के बाद भी किसी ने तुम्हें कभी नहीं देखा, इसीलिए मैंने भी मान लिया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। इसी वजह से मैंने अपना नाम बदलकर नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल पाई कि हमारे साथ क्या हुआ था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चाहो तो तुम्हारे पैरों में भी गिर सकती हूँ। मुझे डाइस वापस दे दो, मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। ये देख एओम ने उसे रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने बदले की आग में मार्क के साथ गलत किया है। उसने पैन को डाइस वापस दे दिया। सैम्यूथ आकर सबको एओम और पैन की पूरी स्टोरी बताता है। सबको एओम के लिए बुरा भी लगा, लेकिन ये भी माना कि उसने मार्क के साथ गलत किया। हालांकि ये बहुत खतरनाक था, फिर भी सभी फैसला लेते हैं कि वो मार्क को बचाने जाएंगे। सैम्यूथ बेंस को भी मैसेज करता है कि क्या वो और डॉन साथ चलेंगे। बेंस जाना चाहता था क्योंकि उन्होंने भी जानबूझकर मार्क को गेम में हराया था। वो कहता है अगर मार्क को कुछ हो गया तो हम लाइफ टाइम खुद को खूनी समझेंगे, लेकिन डॉन जाने को तैयार नहीं। तभी उन गुंडों का फिर से उसे पैसों के लिए मैसेज आता है। ये देख डॉन भी आखिर गेम में जाने के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ एओम की माँ एओम से कह रही है, जानती हो जब तुम गायब हो गई थी
तब पैन अक्सर ये देखने आया करती कि तुम वापस आई हो या नहीं। वो मुझे समय देती, मेरा ख्याल रखती थी। उसी वक्त सैम्यूथ उसे मिलने आया और कहता है, आज रात हम मार्क को बचाने के लिए फिर से गेम खेलेंगे। एयम बोली, तो मैं क्या करूँ? फिर सैम्यूथ पान का दिया एक बॉक्स देते हुए कहता है, मार्क की माँ ने तुम्हें ये देने के लिए कहा है। अगर वो खुद आती तो तुम शायद ये नहीं लेती, इसीलिए मुझे भेजा है। एयम, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी तुम्हारी तरह फील करता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बदला कभी भी अच्छा होता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सही फैसला लोगी। अब उसके जाने के बाद एयम ने वो बॉक्स खोला जिसमें एक वॉकमैन और लेटर होता है। इसके बाद अतीत में दिखाया गया। कुछ गेम खेलने के बाद एयम ने पूछा था, क्या सच में गेम जीतने पर विश पूरी होती है? उन्होंने भी गेम खेलकर कुछ मेडल्स जीते थे। पैन ने कहा, हमें 4 मेडल्स जीतने होंगे, तभी पता चलेगा कि विश सच में पूरी होती है या नहीं। लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या मांगोगी? शायद एक वॉकमैन, एयम ने कहा। और पैन ने विश मांगी कुछ पैसे की, ताकि अपनी फैमिली की हेल्प कर सके, क्योंकि उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। एयम ने जवाब में कहा, तो अगली गेम में मैं तुम्हें जिताने में हेल्प करूंगी। पैन ने पूछा, फिर तुम्हारे वॉकमैन का क्या होगा? एयम मुस्कुराकर बोली, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जब तुम अमीर बन जाओगी तो मेरे वॉकमैन को मत भूलना। पैन ने उससे प्रॉमिस भी किया था, लेकिन बाद में एयम गेम में फंस गई। पैन पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करती रही। उसने एक वॉकमैन भी खरीद कर रखा था, अगर एयम कभी लौटे तो वो उसे दे सके। खत में पैन ने लिखा था, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं पैसे मांगूंगी, लेकिन अगर आज सच में मेरी कोई विश पूरी हो सकती तो मैं बस यही चाहती कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकूं। खत पढ़कर एयम बहुत रोने लगी। दूसरी ओर सभी लोग गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। चूँकि एयम नहीं आएगी, इसीलिए मार्क की माँ गेम खेलने वाली थी, लेकिन डाइस घुमाने के ठीक पहले एयम वहाँ पहुँच गई। वो मार्क को बचाना चाहती है। डाइस घुमाते ही सभी फिर से एक बार गेम के अंदर पहुँच गए। गेम लगातार बदलता रहता था, इसीलिए एयम को भी नहीं पता था कि मार्क कहाँ हो सकता है। गेम शुरू होने की अनाउंसमेंट होते ही सभी को एक एक ड्रेस दी जाती है और सभी एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। जिस गेम में जितना ज्यादा स्टार्स होते थे वो उतना ही डिफिकल्ट माना जाता, और इस बार गेम में 4 स्टार्स थे, यानी ये बेहद मुश्किल होने वाला था। इस गेम का नाम था एस्केप आउट। रूल ये था कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 दरवाजे की चाबियां ढूंढनी होगी। साथ ही पूरे पार्क में सोल कीपर्स घूम रहे थे, यानी अगर कोई प्लेयर उनके हाथ लग जाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता, और अगर जेल में 2 लोग बंद हो तो उनके बीच एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। टेस्ट जीतने पर ही बाहर निकला जा सकता है, लेकिन हारने पर उनकी सोल हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। स्क्रीन के जरिए उन्हें मार्क जेल में कैद दिखाई देता है। उनके पास सिर्फ 3 घंटे थे, जिसके अंदर सभी चाबियों को ढूंढना था। सबसे पहले सभी चाबियों की तलाश में लग गए। वो सभी पार्क का मैप देखते हैं, जिसमें 7 जोन्स बने हुए थे। चाबी उन्हीं जोन्स में कहीं छुपी हो सकती है, इसीलिए सभी अलग अलग होकर खोज शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बंद बॉक्स मिला। उसका ताला खोलने के लिए एक पहेली बुझानी होगी जो डायरेक्शन से जुड़ी हुई थी। सैम्यूथ अपने पॉकेट से एक कंपास निकालता है जो उसे ड्रेस के साथ में मिला था। वो वहाँ लगी स्टैच्यूज की डायरेक्शन मेजर करके उनका डिग्री निकालता और फिर उन नंबर्स को डिवाइड करके लॉकर का सही कोड खोज लेता है। लॉकर का कोड मिलते ही बॉक्स खुल गया और अंदर से एक चाबी मिलती है। इसी तरह उन्हें पहली चाबी मिल गई। सैम्यूथ कहता है, तुम सबको भी कुछ न कुछ मिला है ना? सभी अपने अपने सामान दिखाते हैं। सैम्यूथ बोला, ये चीजें हमें पहेलियां सुलझाने में मदद करेंगी, इसीलिए इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद बाकी चाबियां तलाशने वो 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं। सैम्यूथ पहली चाबी मामी को रखने को देता है। एयम कहती है, अगर मामी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग मार्क को बचाने आए हैं? सैम्यूथ बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद तुम शायद किसी पर विश्वास ना करो, लेकिन मुझ पर यकीन कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। एयम बोली, मैं किसी पर भी अब विश्वास नहीं कर सकती। इसके बाद 4 प्लेयर्स मेरी गो राउंड जोन में जाते हैं। वहाँ उन्हें तलाशते हुए एक और बॉक्स मिलता है। इस बार उन्हें घोड़े के साथ टिक टैक टो खेलना पड़ेगा, जिसे वो खेलकर लॉकर का कोड निकाल लेते हैं और ऐसे ही दूसरी चाबी भी हासिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी 3 प्लेयर्स को भी एक बॉक्स मिला। कियान के ड्रेस में एक घड़ी थी, जिसकी मदद से वो एक रोमन नंबर्स वाली पहेली को सुलझाकर चाबी पा लेते हैं। इसी बीच अचानक उन्हें कुछ पुतले दिखाई देते हैं। पहले तो वो खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल वो पुतले उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। असल में वही सोल कीपर्स थे। वो बेंस को घायल कर देते हैं। डॉन और सैम्यूथ तुरंत उसे लेकर भागे,
एओम बाकी लोगों को वार्न करने जाती है क्योंकि सोल कीपर्स उन पर भी हमला करने वाले थे। उन्हें बचाने की कोशिश में सोल कीपर्स एओम पे ही हमला कर उसे बेहोश कर अपने साथ ले गए। ये देख सैम्यूथ उनका पीछा करता है ताकि पता चल सके कि एओम को आखिर कहाँ ले जा रहे हैं। एओम को भी उसी जेल में बंद कर दिया गया जहाँ मार्क पहले से कैद था और बाहर लगी स्क्रीन पर बाकी सभी ये देख पाते हैं। चूँकि अब 2 लोग कैद हो चुके थे, इसीलिए उनके बीच साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू होने वाला था। अचानक कमरा धुएं से भर गया और दोनों को हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम होना शुरू हुआ। एओम को दिखाई देता है कि पहले की तरह इस बार भी सभी उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अपने पुराने दर्द को याद करके वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसके सामने उसका ही एक दूसरा रूप प्रकट होकर कहता है, कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा, सब स्वार्थी है। एओम ने डर कर पूछा, क्या मैं फिर से यहाँ फंस जाऊंगी? तब उसकी नकली रूप उसे एक लाल गोली देते हुए कहती है, इसे खा लो, तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे और तुम आजाद हो जाओगी। असल में ये एक ट्रैप जाल था। एओम उस गोली को खाकर जाल में फंसने ही वाली थी कि तभी सैम्यूथ उसे बचाने वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन एओम को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सचमुच सैम्यूथ है। सैम्यूथ कहता है, एओम ये मैं ही हूँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर एओम समझ गई और वो रोने लगती है। लेकिन उसी समय मार्क भी हेलुसिनेशन देख रहा था। उसे लग रहा था कि सैम्यूथ उसे वही छोड़कर चला जाना चाहता है। इसी गलतफहमी में उसने असली सैम्यूथ पर ही हमला कर दिया। एओम उसे रोकती है। सैम्यूथ हैरान होकर पूछता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? एओम ने बताया, इस कमरे में एक खास धुआं छोड़ा जाता है जिसकी वजह से लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है। तभी अचानक सोल कीपर्स फिर से उन पर हमला करने लगे। सैम्यूथ एओम को भागने के लिए कहता है और एओम को बचाने की कोशिश में अब वो खुद ही वहाँ फंस चुका है। एओम जल्दी से बाहर निकल गई और बाहर खड़े बाकी लोग ये सब देख रहे थे। अब सैम्यूथ और मार्क का टेस्ट शुरू होता है। सैम्यूथ को अपने दोस्त एटम का भ्रम दिखाई देने लगा जो कह रहा है, तो खुद को सबसे बड़ा समझता है ना, तेरी वजह से मैं इतने दिनों तक कोमा में पड़ा रहा, कोई भी तुझे पसंद नहीं करता, तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, ले ये गोली खा ले, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। सैम्यूथ कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन फिर उसे एओम की बात याद आई कि ये सब उस धुएं की वजह से हो रहा है। सैम्यूथ खुद को संभालते हुए कहता है, ये सब झूठ है, तुम अभी जो भी कह रहे हो सब झूठ है। सच तो ये है कि तुम हमेशा मुझसे जलते थे क्योंकि मैं तुमसे आगे था, इसी वजह से तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसी तरह सैम्यूथ खुद को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन तब तक मार्क जाल में फंसकर वो गोली खा चुका था, जिसके कारण मार्क की आत्मा वहीं फंस जाती है। बाहर से ये सब कुछ देखकर सभी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या हम वाकई में यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? एओम बोली, हिम्मत मत हारो, मुझे सैम्यूथ पर पूरा भरोसा है, वो हार नहीं मानेगा। खैर अब इसके बाद सैम्यूथ और मार्क को बाहर निकालने के लिए वो लोग सोल कीपर्स का ध्यान भटकाकर उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कियान और एओम जाकर सैम्यूथ और मार्क को छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। मार्क की हालत देखकर सभी बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। सैम्यूथ बोला, मार्क अभी जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं कहीं फंसी हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मार्क को कैसे बचाया जाए। सैम्यूथ बोला, अगर हम ये गेम जीत जाए और सच में विश पूरी होती हो तो हमारे पास अभी भी मार्क को बचाने का एक चांस है। और हाँ, अगर तुम में से कोई भी जेल में फंस जाए तो भूल कर भी वो लाल गोली मत खाना, मार्क की ये हालत उसी की वजह से हुई है। अब बाकी बची चाबियां ढूंढने वो लोग 3 ग्रुप्स में बट जाते हैं। पाई वहीं रुककर मार्क की बॉडी की देखभाल करेगी। अब दूसरी ओर सभी ग्रुप्स भी बाकी चाबियां ढूंढ लेते हैं और फिर सभी एक साथ लास्ट जोन में पहुंचते हैं। वहाँ 6 एग्जिट गेट्स होते हैं जो उन्हीं चाबी से खुल सकते थे, लेकिन एक शर्त थी, एक चाबी से केवल एक ही आत्मा बाहर जा सकती थी, यानी केवल 6 लोग ही बाहर निकल सकते थे, जबकि वो लोग कुल 8 लोग थे। सिमी सोचने लगा अब क्या किया जाए। फिर वो बोला, सबसे पहले मामे को बाहर निकलना चाहिए क्योंकि उसके पास 3 मेडल्स हैं, उसके 4 मेडल्स जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो वो विश मांग सकेगी। ये सुनकर डॉन गुस्से में कहता है, और उसके बाद तू निकलेगा क्योंकि तेरे पास भी तो 3 मेडल्स हैं। लीडर बनकर सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। मगर बाकी सभी लोग को सैम्यूथ पर भरोसा है, इसीलिए डॉन भी आखिरकार मान जाता है। तभी अचानक सैम्यूथ के दिमाग में एक प्लान आया। वो मामे को वहीं खड़े होने को कहकर पाई और मार्क को भी वहाँ ले आया और बोला, शर्त ये है कि एक दरवाजे से केवल एक ही आत्मा बाहर जा सकती है, लेकिन मार्क के शरीर में तो अभी कोई आत्मा है ही नहीं,
फिर देखा गया कि मामी सचमुच मार्क को लेकर बाहर निकल गई। अब उनके पास 5 चाबी थे, लेकिन बाहर निकलने वाले लोग 6। तब सैम्यूथ अपनी पूरी योजना बताता है। अगर हम में से 2 लोग टेस्ट सेंटर में जाए और कोई एक वो गोली खाकर अपनी आत्मा को कैद होने दे, तो हम सभी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद मामी विश मांगेगी कि सभी आत्माएं अपने अपने शरीर में वापस लौट आए। लेकिन ये बहुत ही रिस्की था। अगर कुछ भी गलत हो गया तो वो लोग लाइफ लॉन्ग कोमा में पड़े पेशेंट्स की तरह रह जाएंगे। डॉन ने पूछा, कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा। सैम्यूथ बोला, मैं वो गोली खाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक और आदमी चाहिए। तभी एओम बोली, मैं जाऊंगी। इसके बाद वो सोल कीपर्स के आने का वेट करने लगे। सैम्यूथ ने एओम से कहा, तुम्हारे पास जो रुमाल है उससे अपना नाक और मुंह ढक लेना ताकि धुएं से बच सको। और हाँ, तुमने मेरे साथ आने का फैसला क्यों किया? एओम बोली, उस वक्त मैं इतनी होपलेस हो गई थी कि वो गोली खाने ही वाली थी, लेकिन तभी तुमने आकर मुझे बचा लिया। तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ। अब सैम्यूथ उसे धन्यवाद देते हुए पूछा, अगर मुझे और मार्क को बचाना जरूरी ना होता और तुम ये गेम जीत जाती तो तुम क्या विश मांगती? एओम जवाब देती है, मैं अतीत में वापस जाना चाहती ताकि शुरुआत से ये गेम ना खेलती। सैम्यूथ ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो बहुत बुरा होता, क्योंकि तब मेरी तुमसे कभी मुलाकात ही नहीं होती। वो एकटक एओम को ही देखता रहता है। हालात चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उनके बीच की क्लोजनेस साफ दिखाई दे रही थी। अगर दोनों एक हो जाए तो कितना ही अच्छा होगा ना। इसी बीच सोल कीपर्स भी वहाँ पहुँच गए। दोनों खुद को एक खतरनाक सफर के लिए तैयार करते हैं। जेल में पहुँचते ही उनका टेस्ट शुरू हो गया, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो जाती है। एओम फिर से हेलुसिनेट करने लगी कि सैम्यूथ की हालत बहुत खराब हो रही है। वो बहुत डर रहा है, इसीलिए एओम उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे पता है तुम मुझे बचा लोगे। फिर सैम्यूथ को बचाने के लिए वो खुद गोली लेने का फैसला ले लेती है, जबकि प्लान के मुताबिक तो सैम्यूथ ने कहा था कि गोली वही खाएगा। इसी दौरान यहाँ सैम्यूथ को हेलुसिनेशन होता है कि एओम उसे गोली दे रही है, लेकिन एओम के पास वो गोली आई कहाँ से? यही सोचकर सैम्यूथ को रियलिटी का एहसास हो जाता है। मगर तब तक वो देखता है कि एओम वो गोली खा चुकी है और उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है। सैम्यूथ को बहुत दुख हुआ। इतने में बाकी लोग उन्हें बचाने के लिए पहुंचते हैं। सोल कीपर्स भी उनके पीछे पड़ चुके थे। सभी जल्दी जल्दी एग्जिट गेट की तरफ भागे। वो सभी गेट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समय केवल 1 मिनट बचा है। सैम्यूथ पाई से कहता है कि वो सारे दरवाजे को खोल दे, और पाई सारे दरवाजे खोलकर खुद एक दरवाजे से बाहर निकल जाती है। फिर सैम्यूथ ने कियान से कहा कि वो एओम को लेकर बाहर निकले। इसके बाद बाकी बचे तीनों भी उस गेट को छोड़कर एग्जिट की ओर दौड़ पड़े। सोल कीपर्स उन्हें पकड़ने ही वाले थे, लेकिन फॉर्चुनेटली सभी सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सभी खुश थे कि वो बच गए, लेकिन मार्क और एओम की हालत को लेकर सभी को दुख हो रहा था। अब गेम के खत्म होने के बाद सभी को एक एक मेडल मिला। सैम्यूथ और मामे के पास 4-4 मेडल्स हो चुके थे। मामे ने सैम्यूथ से कहा, विश तुम्हें ही मांगनी चाहिए। अब सैम्यूथ अपने चारों मेडल्स उस बॉक्स पर रखता है। अनाउंसमेंट हुई, अब तुम अपनी विश बता सकते हो। सैम्यूथ बोला, मैं चाहता हूँ कि इस गेम में जिन सोल्स को कैद किया गया है वो अपने बॉडीज में वापस लौट आए। इसी के साथ उसकी विश पूरी हुई। मार्क और एओम की आत्मा वापस लौट आई और दोनों को होश आ गया। होश में आते ही एओम थोड़ा पैनिक हो जाती है। सैम्यूथ उसे संभालते हुए बोला, प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस तरह ये गेम यही खत्म हो जाता है और सभी लोग असल दुनिया में वापस लौट आते हैं। पैन भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हो उठी और एओम को बहुत शुक्रिया करती है। तभी अचानक सबके सामने वो जादुई डाइस टूटकर नष्ट हो गई और फिर न जाने कहाँ गायब हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही विश मांग सकता था। मामे बोली, अच्छा ही हुआ, किसी को भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये गेम नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन सभी स्कूल आते हैं। सैम्यूथ सोचता है कि गेम खत्म होते ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिर्फ हम लोग ही जानते हैं कि हम किन मुश्किलों से गुजरे हैं। इस एक्सपीरियंस ने हमें ये भी सिखाया कि जिन प्रॉब्लम्स को हम बहुत बड़ा समझते थे, लड़ा करते थे, वो असल में कितनी छोटी थी। मामे और कायन भी अब उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे। मामे ने अब अपने तरीके से जीना सीख लिया था और कायन के नए प्रोजेक्ट में सैम्यूथ उसकी मदद कर रहा है। सैम्यूथ ये भी सोचता है कि हमने ये भी सीख लिया कि किन पर भरोसा किया जा सकता है, जो उनके सपनों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। पाई और मार्क भी साथ में खुश थे। अब सैम्यूथ की नजर एओम पर पड़ती है। वो खुशी खुशी उसके पास जाकर पूछता है,
क्या तुम स्कूल में एडमिशन लोगी? एयम ने जवाब दिया, उसके अलावा भी मुझे इस दुनिया में बहुत कुछ सीखना है। गेम की तरह यहाँ की जिंदगी उतनी एक्साइटिंग नहीं है। सैम्यूथ हंसकर बोला, लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम कभी भी इस गेम में फिर नहीं फंसना चाहोगी। तभी एयम ने टेढ़ी हंसी हंसकर कहा, यकीनन ये बात एयम ने कही होगी। सैम्यूथ ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तब एयम कहने लगी, तुमने विश मांगी थी कि वहाँ कैद आत्माएं अपने शरीर में वापस लौट आए। तुम्हें क्या लगता है उस गेम में सिर्फ 2 ही आत्मा फंसी हुई थी? ये सुनकर तो सैम्यूथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब कि एयम के शरीर में किसी और की आत्मा आ गई थी। सैम्यूथ घबरा कर बोला, तुम आखिर हो कौन? एयम के शरीर में मौजूद वो आत्मा कहती है, थैंक यू मुझे इस दुनिया में वापस लाने के लिए। इतना कहकर वो सैम्यूथ की तरफ एक डाइस फेंकती है और वहाँ से भाग गई। सैम्यूथ ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उसे वो डाइस मिली कहाँ से, जबकि हमने तो देखा था कि डाइस नष्ट होकर गायब हो गई थी। दूसरी तरफ दिखाया गया कि असल में एयम की आत्मा अभी भी गेम के अंदर फंसी हुई है और सैम्यूथ उसी डाइस को देख रहा था और साथ ही सूर्यास्त की ओर निहार रहा था, जिससे हमें ये इशारा मिल रहा है कि सैम्यूथ शायद एक बार फिर उस गेम में जाने वाला है, सिर्फ एयम को बचाने। इसके बाद कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि सैम्यूथ का दोस्त एटम, जो इतने सालों से कोमा में था, अचानक कोमा से बाहर आ गया है और अपनी आंखें खोलता है। इसी के साथ ये ड्रामा यही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये मिस्टीरियस गेम आखिर शुरू कैसे हुआ था और इसकी असली ओरिजिन क्या थी। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख एयम के लिए होता है। बेचारी पहले भी एक बार इस गेम में फंस चुकी थी और आखिर में फिर से उसी गेम की कैदी बन गई। तो दोस्तों, द डार्क डाइस ने हमें ये सिखाया कि ये खेल सिर्फ जीतने और हारने के बारे में कभी था ही नहीं, बल्कि ये एक आईना था जहां हर एक खिलाड़ी को अपने अंदर के डर, पछतावे और सच का सामना करना था। जहां उस पासे का हर एक चाल इंसानी फितरत, लालच और बलिदान को जांच रहा था, वहां एयम का 30 साल तक उस खेल में फंसे रहना उसके उस पछतावे और खुद पर तरस का प्रतीक था, जिससे वो खुद को कभी माफ नहीं कर पा रही थी। पर जैसे ही उसने अपने पुराने डर का सामना किया, उस श्रापित डाइस का कब्जा टूट गया। यहाँ सैम्यूथ ने ये समझा कि सिर्फ दिमाग से किस्मत को नहीं हराया जा सकता, बल्कि दिल की मजबूती और इंसानियत सबसे बड़ा हथियार है। इस ड्रामा की कहानी ने हमें दिखाया कि असली आजादी उस खेल से भागने में नहीं, बल्कि खुद के वजूद और अपनी गलतियों को अपनाने में है। अब आखिर में सैम्यूथ का उस डाइस को हाथ में लिए सूर्यास्त की तरफ देखना, जिसका मतलब साफ है कि वो एयम को वापस लाने के लिए एक बार फिर उस मौत के खेल में कदम रखेगा। आपको क्या लगता है, एयम के शरीर में आखिर किसकी आत्मा आई है और सैम्यूथ के दोस्त एटम के होश में आने का इस गेम से क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये माइंड ब्लोइंग कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मूवीज ट्राइब को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलती हूँ अगले धमाकेदार कहानी में। बाय बाय एंड टेक केयर।